नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इंग्लिश का द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं और जिसको समझने के बाद इंग्लिश की कई सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम इजीली समझ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स ऑर्डर की। वर्ड्स ऑर्डर क्या होता है और सेंटेंस में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम ये समझेंगे। हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, हिंदी का एक नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा, वह किताब पढ़ रहा है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वह किताब पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में अगर हम आप लोगों से पूछें कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले हमें किसी सेंटेंस में क्या फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले हमें ढूंढना होता है वर्ब। और वर्ब जब हमें मिल जाता है, क्योंकि जो वर्ब होता है सेंटेंस में वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। तो जब सबसे पहले हमें वर्ब को फाइंड आउट करना होता है। वर्ब को फाइंड आउट किया तो हमें पता चला कि इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। अब ये काम पढ़ने का किसने किया है? इसने किया है। जिसने भी इस वर्ब को काम किया है, जिसने भी जो वर्ब है, जो एक्शन है जिसने किया है, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। और जिसके साथ सेंटेंस में वर्ब, जिसके बारे में बात हुई है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें सेंटेंस में यूज हुए 3 बेसिक एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अगर हमें यही पता नहीं होगा तो हम उसको करेक्टली कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। और इन तीनों एलिमेंट्स में सबसे पहले हमें देखना होता है वर्ब के बारे में। और वर्ब जब हमें मिल जाती है तो फिर हम देखते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट मिल जाता है फिर हमें पता करना होता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम देखेंगे इसका ट्रांसलेशन इजीली क्या बनेगा, ही इज़ रीडिंग ए बुक। अब देखिए इस सेंटेंस और हिंदी के सेंटेंस में डिफरेंस क्या था। यहाँ सबसे पहले ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हिंदी के सेंटेंस में सीक्वेंस जो था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब था, जबकि इंग्लिश का सेंटेंस का सीक्वेंस क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी जब भी कोई सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है और वर्ब आगे आ जाता है। हिंदी के सेंटेंस में वर्ब पीछे लिखा होता है जबकि ऑब्जेक्ट आगे होता है, लेकिन जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब आगे आ जाता है और ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है। अब इन तीनों जो एलिमेंट हैं, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, इन्हें हमें डिटेल में समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? ये जो सब्जेक्ट होता है ये जो सब्जेक्ट होता है, हमेशा किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन और प्रोनाउन एक्चुअली एक ही चीज़ होती है, एक दूसरे को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर अगर फ्रेज होगा तो नाउन फ्रेज होना आवश्यक है उसके लिए, ठीक है। और क्लॉज होगा तो नाउन क्लॉज ही होगा।
अगर सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो या तो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या फिर नाउन क्लॉज होगा। कभी भी एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज ये कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब ये जो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट डूअर हो सकता है और नॉन डूअर हो सकता है। डूअर और नॉन डूअर क्या होता है? जब कोई सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब को करता है, यानी एक्शन को करने वाला होता है, जिसने एक्शन किया है वो सब्जेक्ट डूअर होता है, और जिसने एक्शन नहीं किया है, जिसके साथ एक्शन हुआ है, वो हमेशा सब्जेक्ट उसको क्या कहते हैं? नॉन डूअर कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव होता है, और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर डूअर है तो फिर वो एक्टिव वॉइस होगा, और जबकि नॉन डूअर है तो वो पैसिव होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लिखते हैं ही हैज़ किल्ड ए स्नैक। अब यहाँ ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। ये सब्जेक्ट है। एक्शन क्या हुआ है? किल का। किसने किया है ये एक्शन? ही ने किया। तो ये डूअर है। ये सब्जेक्ट कैसा है? डूअर है। इसलिए लिखा हुआ सेंटेंस एक्टिव है। ये कैसा सेंटेंस है? एक्टिव में लिखा हुआ सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता, ही हैज़ बीन किल्ड, अब यहाँ पे जो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ही है, वो कौन है? ये सब्जेक्ट है। अब इसने क्या किल किया है आगे नहीं मालूम, यानी ये किलिंग की क्रिया किसके साथ हुई है? इसी के साथ हुई है। इसका मतलब है उसे मार दिया गया है। और इसका मतलब था उसने एक सांप मारा है या मार दिया है। अब देखिए इसमें ये जो ही था इसने एक्शन किया था, जबकि इसमें एक्शन इसके साथ हुआ है। तो जब भी कोई सेंटेंस हम देखें उसका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो डूअर है या नॉन डूअर है। ये डायमेंशन ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये डायमेंशन डूअर होगा तो फिर उसको एक्टिव में ही लिखना पड़ेगा, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा तो उसे पैसिव में लिखना पड़ेगा। इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन डूअर सब्जेक्ट है उसे एक्टिव में लिख दिया जाए, या डूअर सब्जेक्ट है उसे पैसिव में लिख दिया जाए। तो ज़्यादातर जो एरर हमारे सामने आते हैं एग्ज़ाम में, इनको भी उलट पलट के भी आते हैं। अगर हम यहाँ पे हैज़ किल्ड लिख देते या यहाँ पे हैज़ बीन किल्ड लिख देते तो ये दोनों एरर हो जाते। और दूसरा, सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन क्लॉज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट है ये दो तरह का हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये दो तरह का हो सकता है, होगा तो नाउन या प्रोनाउन ही, लेकिन दो तरह का होगा। कौन कौन से वो काइंड होंगे? या तो वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। अब अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है
इनको ज़रा हम गौर से देखें तो सबसे पहले कोई नाउन, अगर कोई नाउन का मतलब कोई नाम हो सकता है, जैसे राम हो सकता है ना, ए बुक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक नाम मतलब सिंगुलर। प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन में जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है। ठीक है, अब इनकी हिंदी भी हमें पता होना चाहिए। इसको हिंदी में कहते हैं वह, उसने, उसे। इसको भी हिंदी में यही कहेंगे, ये मेल के लिए यूज़ करेंगे और ये फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। मान लो कोई महिला है तो उसे के लिए सी कहेंगे, और अगर कोई पुरुष है तो उसे के लिए ही कहेंगे। इसी तरह से प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, अब प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो, जैसे मान लो मैं कह दूं राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा अगर नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे, है ना। जैसे मैं कह दूं बुक्स, ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। इसके अलावा प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे आई, जैसे वी, जैसे यू, जैसे दे, ये भी होते हैं। अब इनको थोड़ा सा हिंदी में समझना होगा। इसको कहते हैं मैं, मुझे, मेरा। इसको कहते हैं हम, हमें, हमारा। इसको कहते हैं तुम, आप, तुम्हें। इसको कहते हैं वे, उन्होंने, उन्हें। ये सब इनको हिंदी में कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ये डूअर हो सकता है या नॉन डूअर हो सकता है। ठीक है, डूअर अगर होगा तो हमेशा हमें एक्टिव फॉर्म यूज करना है वर्ब का, और अगर नॉन डूअर है तो पैसिव फॉर्म यूज करना है। सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है? वर्ब एक शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट का स्टेट क्या है, स्थिति, अवस्था, या सब्जेक्ट क्या करता है, यानी एक्शन। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें दो जानकारी देता है, सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है। अब ये जो स्टेट या अवस्था होती है ये भी दो तरह की हो सकती है। स्टेट दो तरह की हो सकती है और एक्शन दो तरह का हो सकता है। अगर हम ये कहें सब्जेक्ट के पास क्या है तो ये भी स्टेट है, और अगर हम ये कहें सब्जेक्ट क्या है तो ये भी स्टेट है। एक्शन भी दो तरह की हो सकती है, जिसमें हम ये कहें कि सब्जेक्ट क्या करता है, ये भी एक्शन है, और सब्जेक्ट के साथ क्या होता है ये भी एक्शन है। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है, अगर हम वर्ब को डिफाइन करना चाहें, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड which express state और एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या बताता है? स्टेट या फिर एक्शन सब्जेक्ट का बताता है। इनको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, स्टेट क्या होता है और एक्शन क्या होता है। मैंने बताया स्टेट दो तरह का हो सकता है। स्टेट कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें बताया जाएगा सब्जेक्ट क्या है, और दूसरा होता है स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ पोजेशन। इसमें ये
बताया जाएगा सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट की ओनरशिप क्या है। वहीं एक्शन जो होता है, एक्शन भी दो तरह का हो सकता है। एक्शन को भी हम दो जगह कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डूइंग यानी सब्जेक्ट ने क्या करता है, और हैपनिंग यानी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसमें ये क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि कैसे हम इसको करते हैं। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब अगर हम देखें तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, और वर्ब क्या है, इज। और ये आप लोगों को मैं बता दूँ, ये वर्ब जो है मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इसका सब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डॉक्टर है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, किसी के शब्द अर्थ को पूरा करता है। अब यहाँ पे ये बता रहा है, एक्चुअली ये डॉक्टर और ही ये दोनों इक्विवेलेंट है, और ये क्या बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है, यानी ही के अर्थ को पूरा करने वाला ये वर्ड है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, न कि ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है एज, ये क्या बता रही है, स्टेट बता रही है। क्या बता रही है, स्टेट। और क्या स्टेट बता रही है, सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं इस ऐसे लिखूँ, ही हैज़ ए कार। अब देखिए यहाँ पे हैज़ वर्ब है, और ये भी मेन वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसके पास कार है, ये कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्शन नहीं हो रहा है, ये दोनों स्टेट ही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये भी स्टेट है और वो भी स्टेट है। एक में क्या बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है। एक में बताया जा रहा है सब्जेक्ट के पास क्या है, यानी स्टेट ऑफ पोजीशन बताया जा रहा है। वहीं अगर हम एक्शन की बात करें तो जैसे मैं कहूँ, ही हैज़ किल्ड ए स्नैक, उसने सांप मारा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हैज़ आया और यहाँ भी हैज़ आया। यहाँ हैज़ मेन वर्ब है, जबकि यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कभी भी अकेले यूज नहीं होती, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होती है। अगर कहीं अकेले यूज हो रही है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, फिर वो क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसने कुछ किया है। क्या किया है, सांप को मारा है, यानी इसमें एक्शन हुआ है, इसने कुछ किया है। और मैं अगर ऐसे लिखूं, ही हैज़ डाइड जस्ट नाउ। अब मैं लिख रहा हूँ कि वह मर गया, अभी अभी वह मर गया। तो ये डाइड जो है, ये कोई एक्शन तो है, लेकिन इसने किया नहीं है, इसके साथ हो गया। कोई एक्शन करता है डाई करने का, तो डाई मतलब मरने का एक्शन इसके साथ हुआ है, यानी ये किस नेचर का एक्शन है, हैपनिंग नेचर का। तो हमें ध्यान रखना है, एक्शन दो नेचर के हो सकते हैं, हैपनिंग नेचर का और डूइंग नेचर का। तो जो वर्ब होती है, अब थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। वर्ब क्या बताती है हमें, स्टेट बताती है और एक्शन बताती है। स्टेट दो तरह का हो सकता है, स्टेट ऑफ पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन दो तरह का हो सकता है, जो हमें बताता है डूइंग नेचर या फिर हैपनिंग नेचर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट भी किसी सेंटेंस में नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। इनके अलावा मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन दोनों सिमिलर होते हैं। नाउन का नाउन लिखूं तो वो प्रोनाउन का मतलब भी नाउन ही होता है, क्योंकि वो उसका रिप्लेसमेंट होता है। या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर
नाउन क्लॉज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है। और इस पे जो एक्शन होता है, ये जो केवल हमेशा हमेशा एक ही वर्ब, जो वर्ब होती है उनके 3 टाइप होते हैं। पहली होती है ट्रांजिटिव, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव, तीसरी होती है लिंकिंग। ये 3 टाइप की वर्ब होती हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में ही आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट कभी इस्तेमाल नहीं होता। लिंकिंग वर्ब में हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, इसमें ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता। कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और वो वर्ब हमेशा अगर ऑब्जेक्ट लेके आती है तो वो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और दूसरी कोई टाइप की वर्ब नहीं हो सकती। अब यहाँ तो हो गई नाउन की बात। अगर प्रोनाउन, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ा सब्जेक्ट में जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया था, वो ही यहाँ प्रोनाउन यूज होते हैं, उन्हीं की हिंदी यहाँ भी यूज होती है। जो मैंने सब्जेक्ट लिखे थे प्रोनाउन में, इनके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ आई, तो आई का मतलब होता है मैं या मुझे। अब अगर सेंटेंस में इसका फंक्शन मुझे जो लिखा है, मुझे का फंक्शन सब्जेक्ट की तरह है, तो उसके लिए इंग्लिश आई लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की तरह है तो उसका इंग्लिश मी लिखेंगे। इसी तरह वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। यू ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम होता है। दे ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। ही ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। सी इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। इट इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होता है। अब कोई अगर नाउन आता है, जैसे मान लो राम आया, तो राम सब्जेक्ट में भी राम रहता है और ऑब्जेक्ट में भी राम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अब हमें देखना होगा किसी सेंटेंस में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसकी अभी मैंने ऊपर हिंदी की बात की है, कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे मैं कहूँ मैंने कल उसे पीटा, और मैं कहूँ उसे मैंने कल पीटा। और एक सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, उसने मुझे कल पीटा। एक और ले रहा हूँ, मुझे उसने कल पीटा। अब देखिए, अब मैंने आपके सामने यहाँ सेंटेंस लिखे, इनको ट्रांसलेट नहीं करना, केवल हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में समझना है। और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, आप विश्वास मानिए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है, पीटना। अब ये एक्शन हुआ है, पीटना एक्शन है, तो ये एक्शन किसने किया है, मैंने, इसी ने तो ये एक्शन किया है। ये पीटने का एक्शन मैंने किया है, इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये एक्शन किसके साथ हुआ है, उसी के साथ, ये इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब है। अब अगर हम इसमें जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे आई, और जबकि इसकी इंग्लिश लिखेंगे हिम। इसी तरह यहाँ देखें, जैसे लिखा उसे मैंने कल पीटा, भले ही से ये यहाँ आगे लिखा है, कोई वर्ड आगे लिखा है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं। यहाँ देखो एक्शन किसने किया है, पीटने का एक्शन किसने किया है, उसे ने किया है, मैंने किया है, तो ये सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया।
और किसे पीटा गया है, उसे पीटा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट है और पीटना वर्ब है। तो यहाँ वही स्थिति है, चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो। इसको हम अंग्रेजी में आई लिखेंगे और इसको हम अंग्रेजी में हिम लिखेंगे। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसी का मतलब हिम आएगा और मैंने का मतलब आई आएगा। अब इस सेंटेंस को देखें, उसने मुझे कल पीटा। अब यहाँ देखो, पीटने का एक्शन किसने किया है, उसने किया है, तो ये सब्जेक्ट बन गया। और किसके साथ एक्शन हुआ है, मुझे के साथ हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो इसको ही लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, ही, और इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, मी। अब ध्यान से देखो, जब मैंने सब्जेक्ट था तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखी गई थी, आई, और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बन गया तो इसकी अंग्रेजी क्या लिख गई, मी। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। अब यहाँ ये वाले सेंटेंस देखो, उसने कल मुझे पीटा, तो यहाँ भी एक्शन उसने ही किया है, तो ये सब्जेक्ट है, और इसके साथ हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, पीटना वर्ब है। तो ये जो सब्जेक्ट है, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है, जब भी हम सेंटेंस में एक्शन के साथ हु से क्वेश्चन करते हैं, हु से क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो जो रिप्लाई आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। हु का रिप्लाई हमेशा सब्जेक्ट होगा। देखो, जैसे किसने पीटा, मैंने पीटा, किसने पीटा, मैंने पीटा, किसने पीटा, उसने पीटा। देखो यहाँ किसने पीटा, उसने पीटा, इसलिए ये सारे सब्जेक्ट हैं। और जब भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, ऑब्जेक्ट को हमें ढूंढना है, तो सेंटेंस में व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। अगर व्हाट या whom से जो रिप्लाई आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये बातें हमें ध्यान रखना है। और ये दोनों, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये सेंटेंस में या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एनकरेजमेंट मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।